गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग 25 चैप्टर अपना पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह प्रायः हम जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो अगर विराम चिन्ह गलत होते हैं तो उन्हें वो व्याकरणिक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इसलिए हमें विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। लिखित भाषा में भाव या विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने हेतु ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है और ये जब सेंटेंस पूरा हो जाता है, एक क्लियर अर्थ निकल आता है किसी भी वाक्य का, वहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़ करके सभी सामान्य कथनों के पश्चात पूर्ण विराम लगाया जाता है। केवल प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक शब्दों को छोड़ करके सभी के लास्ट में ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, ऐसे लगाया जाता है जब भी हम किसी वाक्य के माध्यम से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर जिन वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह प्रायः ऐसे लगाया जाता है, यह है आपका विस्मयवाचक चिन्ह। जब कभी भी हर्ष, जिन शब्दों में हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन शब्दों के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है आपका अल्प विराम। अल्प विराम जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अल्प विराम ये ऐसे लगता है, इसे कॉमा कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जब हम किसी वाक्य में कुछ एक जैसी कई चीज़ों को लिखते हैं तो उसके बीच बीच में ये अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्ध विराम अगला है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम एक ऐसी एक बिंदी होती है ऊपर और ये ऐसे होता है। ये जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और थोड़ी देर तक हमें रुकना होता है तो वहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के लिए किंतु अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय के लिए ठहरना होता है तो वहाँ पर हम ये अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद योजक। योजक चिन्ह कैसा होता है? ये आपका योजक चिन्ह है और इसे हम कहाँ पर प्रयोग में लाते हैं? शब्द की पुनरुक्ति या शब्द युग्मों के मध्य में, जैसे कभी कभी, जैसे जैसे, कहना सुनना, एक चौथाई, दो तिहाई, तो वहाँ पर हम ये योजक का चिन्ह लगाते हैं बीच में। ठीक है, आगे देखिए। रेखिका निर्देशक चिन्ह। रेखिका निर्देशक चिन्ह जब हमें किसी चीज़ के लिए आगे इसका प्रयोग आगे आने वाले विवरण का निर्देश या सूचना देने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे जैसे के साथ में अक्षर ये लगा दिया जाता है। अगला चिन्ह है हमारा कोष्ठक।
कोष्ठक, ये है कोष्ठक या ये है कोष्ठक, ठीक है, इसे कोष्ठक कहा जाता है। तो कोष्ठक वाक्य में प्रयुक्त किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसकी मीनिंग बताने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर उस शब्द की मीनिंग बता देते हैं। तो वहाँ पर हिंदी में कोष्ठक का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह, जिसे कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये हमेशा ऐसे या ऐसे लगता है या फिर ये डबल लगता है, ठीक है। किसी विशेष वाक्य को स्पष्ट करने के लिए इसके दो रूप होते हैं, एकल और युगल। कहीं एकल का प्रयोग होता है, कहीं युगल का। एकल चिन्ह किसी पुस्तक के शीर्षक, किसी व्यक्ति के उपनाम या पदवी के साथ लगता है, जैसे कामायनी, तो कामायनी में एकल युग में लगेगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की उत्कृष्ट रचना है। और युगल चिन्ह जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, कोई नारा, कोई पार्टिकुलर थॉट्स के लिए हम युगल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? देखिए, लाघव चिन्ह ऐसे होता है, जैसे हम किसी चीज़ को हम शार्ट में लिखना चाहेंगे तो उसके बाद हम ये लाघव चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जैसे पंडित रामचंद्र मिश्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सपोज करें एक विद्यालय का नाम है, तो यहाँ पर ये पंडित की जगह पे हमने ये लाघव लगा दिया, ठीक है। तो रामचंद्र की जगह पे हमने रामचंद्र पुराना लिख करके राज लिख करके अपने लाघव लगा दिया। तो इस तरह से हम अगर किसी चीज़ को संक्षिप्त में दिखाना चाहते हैं, शॉर्टकट में, तो वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प चिन्ह, अगला चिन्ह है हमारा विकल्प चिन्ह। जैसा कि इसका नाम है विकल्प, वैसा ही ये उसी तरह से ये प्रयोग किया जाता है। कैसे? विकल्प चिन्ह ऐसे, स्लैश, इसे इंग्लिश में स्लैश कहते हैं। तो विकल्प चिन्ह यानी कि जैसे दो ऑप्शन है, दो में से कोई एक चुनना है, वो जो विकल्प आपको चुनना है उस पर आप टिक करेंगे, तो बीच में विकल्प चिन्ह लगाया जाता है दोनों ऑप्शंस के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ग्रहण या त्याग का दिखाना हो तो उन पदों के बीच में विकल्प चिन्ह लगाया जाता है। जैसे टेस्ट मैचों में सचिन और विराट, सचिन स्लैश विराट ने सबसे अधिक रन प्राप्त किए, तो सचिन और विराट के बीच में स्लैश या विकल्प चिन्ह लगेगा। अगला है त्रुटि, त्रुटि परक या हंस पद। अगला चिन्ह क्या होता है? त्रुटि परक, या इसे हंस पद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बनता कैसे है? ये लंडा की तरह बनता है, ये ऐसे, ये हंस पद है, ठीक है। इसे हंस पद कहा जाता है वाक्य में जब कोई शब्द लिखने में छूट जाता है, तो जहाँ शब्द जोड़ना होता है वहाँ पर हम हंस पद का प्रयोग या त्रुटि परक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं और हमसे छूट गया है और फिर से हमें याद आ गया, उसे लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कुणाल, जैसे मैं कल ही के साथ पार्क गया था, अब के साथ किसके साथ गया था उसका नाम लिखना हम भूल गए, तो वहाँ पर हम हंस पद लगाएंगे और ऊपर उसका नाम लिख देंगे, तो हमारी त्रुटि जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।